अगर एंट्रोपी बैकवर्ड्स टाइम में बिग बैंग के पहले इंक्रीज करती तो क्या इसका मतलब है कि उस वक्त टाइम रिवर्स में चल रहा था? क्या वो रिवर्स बिग बैंग एक टाइम रिवर्स यूनिवर्स में लीड करता? हम टाइम सीक्वेंस को उसी ऑर्डर में एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों हम सिर्फ पास्ट को याद करते हैं, फ्यूचर को नहीं? इसको समझने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा। असल में इसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी और क्वांटम इंटेग्रलमेंट शामिल होते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि काश आप टाइम में पीछे जाके कुछ चीज़ें अलग कर पाते? अच्छी बात यह है कि फिजिक्स के लॉज कहते हैं कि टाइम में पीछे ट्रैवल करना टाइम में आगे ट्रैवल करने के बराबर है। तो फिर हम क्यों हमेशा फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं और उसके एक ही डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं? चलो आज हम टाइम को समझने की जर्नी शुरू करते हैं। फिजिक्स के लॉज ये बताते हैं कि एक मोमेंट में यूनिवर्स कैसे दूसरे मोमेंट में इवॉल्व होता है, लेकिन ये लॉज फ्यूचर और पास्ट के बीच कोई फर्क नहीं बताते। अगर आप टाइम का फ्लो रिवर्स कर दो तो ये इक्वेशंस वैसे ही यूनिवर्स डिस्क्राइब करेंगी जैसे कि एक रिवाइंड हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स का सब एटॉमिक रियल हो या आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का कॉस्मिक रियल हो। दोनों में ये बात ट्रू है। लेकिन अगर टाइम फिजिक्स में एक डायरेक्शन में बाइस नहीं है तो फिर टाइम हमेशा हमें आगे की तरफ क्यों ले जाता है? टाइम का एक एरो क्यों होता है? टाइम की यूनिडायरेक्शनलिटी को हम दो तरीके से फील कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल, जैसे कि एक ग्लास अगर गिर जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन कभी अपने आप से वो वापस नहीं जुड़ता। पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ने का प्रोसेस हमेशा टाइम के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, दूसरा है एक्सटर्नल। हम अपने मेमोरीज को एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में रखते हैं। हम अपने पास्ट को याद रखते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं। दोस्तों, पहले हम पहले पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एंट्रोपी कैसे टाइम की सिमेट्री को ब्रेक करती है और कैसे फ्यूचर को पास्ट से अलग बनाती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये टाइम सिमेट्री का ब्रेकिंग कैसे हमारे दिमाग में टाइम के एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। तो जब हम कहते हैं कि फिजिक्स के लॉज को टाइम के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, अगर आप यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स का मोशन रिवर्स कर दो, मतलब उन्हें बिल्कुल वापस उनके रास्ते में भेज दो जहां से वो आए थे, और फिर फिजिक्स के लॉज यूज करके कैलकुलेट करो कि क्या होगा, तो आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि वो पार्टिकल्स अपने स्टेप्स को परफेक्टली रिट्रेस करेंगे। अगर आप बिग बैंग तक भी कैलकुलेट करोगे तो भी सब कुछ वैसे ही रिवर्स में चलेगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हम अपना ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल यूज करेंगे जहां हमारे पास 2 डायमेंशन ऑफ स्पेस है और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ब्लॉक यूनिवर्स टेम्पोरल होता है, मतलब टाइम वहां जैसे रुक गया हो। टाइम का एक्सपीरियंस हम टाइम स्लाइसेस को एक सीक्वेंस में देखकर फील करते हैं, जैसे कि एक फिलिप बुक। अब इमेजिन करो 2 पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स। वो टाइम में ऊपर की तरफ और स्पेस में एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जब वो पास आते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करते हैं। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन और कूलम्ब्स लॉ परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। लेकिन अगर हम इस डायग्राफ को उल्टा कर दें, मतलब टाइम के फ्लो को रिवर्स कर दें, तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाउंस करना ही दिखाई देगा। इक्वेशंस दोनों डायरेक्शन में सेम है और कोई भी डायरेक्शन इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिजिक्स के लॉज को टाइम की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस टाइम साइकिल्स के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे ब्लॉक यूनिवर्स में होती है। दोस्तों, टाइम में एक सिमेट्री है जिसमें पास्ट और फ्यूचर फिजिक्स के लॉज में डिफरेंशिएट नहीं होते, और इन लॉज को जरूरत नहीं है कि टाइम फ्लो करे। ये सिर्फ एक और डायमेंशन है, जैसे स्पेस। एंट्रोपी इसका एक पावरफुल एक्सेप्शन है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी कभी टाइम के साथ कम नहीं होती। तो सेकंड लॉ टाइम के लिए एक डायरेक्शन डिफाइन करता है, ये सिमेट्री को ब्रेक करता है। इसको समझने के लिए हमें एंट्रोपी को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। दोस्तों, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं और ये एक अच्छा वीडियो होगा एक रिफ्रेशर के लिए।
एंट्रोपी को समझने के कई तरीके हैं। आज हम इसके बारे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात करेंगे। एनर्जी अलग अलग फॉर्म ले सकती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है। टाइम के साथ एनर्जी काफ़ी इवनली शेयर होती है। जैसे कोलिजन की वजह से अगर आपके पास एक बॉक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते जिसमें आधे फास्ट मूव कर रहे होते ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ और बाकी के पास कोई एनर्जी नहीं होती, तो जल्दी ही एनर्जी इवनली स्प्रेड हो जाएगी और वैसे ही बनी रहेगी। ये काफ़ी अनलाइकली है कि रैंडम कोलिजन के थ्रू आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास सारी एनर्जी आ जाए और बाकी के पास बिल्कुल भी ना रहे। तो अगर आप एक सिचुएशन से शुरू करते हैं जहां एनर्जी परफेक्टली रैंडम स्प्रेड आउट नहीं है, तो टाइम के साथ वो ज़्यादा रैंडम होती जाएगी। एंट्रोपी ये मेजर करती है कि एक सिस्टम में एनर्जी कितनी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हायर एंट्रोपी का मतलब है ज़्यादा रैंडमनेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ती है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक सिस्टम जो शुरू में काफ़ी स्पेसिफिक नॉन रैंडम स्टेट में था, वो टाइम के साथ ज़्यादा रैंडम बन जाएगा। ये एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है। छोटी फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है जहां लोकल एंट्रोपी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही अनलाइकली होगा कि एंट्रोपी रिवर्स हो। तो कैसे ये टाइम का फॉरवर्ड डायरेक्शन सेट करता है? एक्चुअली ये नहीं करता। सेकेंड लॉ बस ये बताता है कि एक सिस्टम लो एंट्रोपी पोजीशन से कैसे चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी टाइम डायरेक्शन में हो। समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे चूज होती है, हमें ब्लॉक यूनिवर्स के कंसेप्ट पे वापस आना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं एक हैंडफुल पार्टिकल्स के साथ जो लो एंट्रोपी स्टेट में है। आप लो एंट्रोपी अचीव कर सकते हो अगर पार्टिकल्स के वेलोसिटीज का वेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन आप पार्टिकल्स को एक जगह क्लस्टर करके भी कर सकते हो। आप उन पार्टिकल्स को रैंडम वेलोसिटीज दे देते हैं और देखते हैं अगले टाइम स्टेप्स में क्या होगा। चाहे वेलोसिटीज रैंडम डायरेक्शन में हो, ये क्लस्टर डिसअपीयर होगा। एंट्रोपी बढ़ती है जब एनर्जी सब पॉसिबल स्टेट्स में स्प्रेड होती है। इस केस में पार्टिकल्स सब पॉसिबल लोकेशंस पे फैल जाते हैं। इस केस में हमने ब्लॉक यूनिवर्स में अब टाइम डायरेक्शन को टूवर्ड्स द फ्यूचर डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो ये कैसा दिखाई देगा? रैंडम वेलोसिटी डायरेक्शंस दोनों टाइम डायरेक्शंस में ये क्लस्टर को डिस्पर्स करेंगे। फिर से अगर आप किसी भी लो एंट्रोपी सिस्टम्स को लेते हैं, उसके टाइम स्टेप्स को देखो, चाहे आप पास्ट में देखो या फ्यूचर में, एंट्रोपी ज़्यादा ही मिलेगी। एंट्रोपी को टाइम डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, जैसे बाकी फिजिक्स के लॉज को नहीं होता। एंट्रोपी बस एडजेसेंट टाइम स्टेप्स में बढ़ना चाहती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप लो एंट्रोपी पॉइंट के दोनों साइड्स में हो तो आप टाइम में एक सिमेट्री महसूस करते हो। पार्टिकल्स एक्सपेंड हो रहे हैं, एंट्रोपी एक तरफ बढ़ रही है और पार्टिकल्स कन्वर्ज हो रहे हैं। एंट्रोपी दूसरी तरफ कम हो रही है। जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल इंटरेक्शन पे जूम करते हो तो आपको फिजिक्स के लॉज की परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन जब आप जूम करते हो तो टाइम का एरो इमर्ज होता है। एक एंट्रोपी मिनिमम का होना टाइम के एरो को डिक्टेट करता है। उस मिनिमम के दोनों तरफ यूनिवर्स का इवॉल्व होना बहुत स्पेसिफिक तरीके से ही होगा। रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट होती है उसे हम एंट्रोपी फ्लक्चुएशन कहते हैं। हम कभी कभी एंट्रोपी का डिक्रीज एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी टिपिकली छोटे स्केल्स पे, रैंडम अलाइनमेंट की वजह से या जब पार्टिकल्स का ट्रैजेक्टरी काफ़ी स्पेसिफिक हो। एंट्रोपी कम हो सकती है, एक मिनिमम तक पहुंच सकती है और फिर दोनों साइड्स से बढ़ती हुई दिखाई देगी उस मिनिमम टाइम पॉइंट के दोनों साइड्स में। अब इसका हमारे यूनिवर्स और यूनिवर्सल एरो ऑफ टाइम के लिए क्या मतलब है? तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि मैंने एक्सपेंडिंग पार्टिकल्स का एग्जाम्पल लिया एंट्रोपी के इवैल्यूएशन को
एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम यूनिवर्स के पार्टिकल्स जैसे गैलेक्सीज की वेलोसिटीज मेजर करते हैं तो हमें रैंडम मोशन नहीं दिखता, हमें गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखती हैं, जो ये बताता है कि वो पहले ज़्यादा क्लोज क्लस्टर्ड थी। ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन है और ये सेकंड लॉ का सबसे बड़े स्केल पर मैनिफेस्टेशन है। हम जानते हैं कि एंट्रोपी पास्ट में लो थी क्योंकि हम गैलेक्सीज और उनके पार्टिकल्स के पोजीशन को ट्रेस करके एक ज़्यादा डेंस और एक ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट क्लस्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक्चुअली एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट थी। वो था बिग बैंग। जब हम ये जानते हैं तो ये सरप्राइज नहीं होता कि एंट्रोपी बढ़ रही है हमारे यूनिवर्स में, जिसे हम टाइम का फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है टाइम के एरो की डायरेक्शन के लिए। अगर हम टाइम को सिर्फ एक सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस की फॉर्म में सोचे, ब्लॉक यूनिवर्स के स्लाइसेस जो फिजिक्स के लॉज के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम टाइम के डायरेक्शन में सिमेट्री को ब्रेक कर सकते हैं। अगर उनमें से एक स्लाइस काफ़ी अनयूजुअल अरेंजमेंट के साथ हो, यूनिवर्स को दोनों डायरेक्शंस में लेस स्पेशल बनना पड़ेगा। तो जो भी यूनिवर्स को किसी भी साइड से दिखेगा उसे एक डायरेक्शनलिटी दिखाई देगी टाइम में। तो हमारे यूनिवर्स में ये इनिशियल स्पेशल अरेंजमेंट किसने कॉज किया? ये एक्सट्रीम डेंसिटी ऑफ द बिग बैंग और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिडिकुलसली लो एंट्रोपी का रीज़न क्या था? ये एक्चुअली फिजिक्स का एक ओपन क्वेश्चन है और हम इसको अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आप सारे पार्टिकल्स को टाइम में पीछे ट्रेस करते हो इस ओरिजिनल स्पेशल स्लाइस तक, जहाँ वेलोसिटीज रैंडम है, और फिर दूसरी साइड पे ट्रेस करते हो, तो आपको एंट्रोपी फिर बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। जहाँ वेलोसिटीज रैंडम है और फिर दूसरी साइड पे ट्रेस करते हो तो आपको एंट्रोपी फिर बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अब टाइम को रिवर्स करके। ये सोचना बिल्कुल क्रेजी नहीं है कि एक सिमेट्रिक यूनिवर्स हो सकता है जहाँ ये पार्टिकल्स फिर से फैन आउट हो जाएं, जैसे कि एक रिवर्स बिग बैंग। इसका कोई एविडेंस तो नहीं है कि ये सच है, लेकिन अगर ये सच होता तो हमारे सामने एक फन सिनेरियो आ जाता। अगर एंट्रोपी बैकवर्ड्स टाइम में बिग बैंग के पहले इंक्रीज करती तो क्या इसका मतलब है कि उस वक्त टाइम रिवर्स में चल रहा था? क्या वो रिवर्स बिग बैंग एक टाइम रिवर्स यूनिवर्स में लीड करता? ये बिल्कुल क्रेजी नहीं लगता सोचने में, लेकिन पहले एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम जो टाइम का फ्लो डिफाइन करता है एंट्रोपी के बढ़ने के साथ, कैसे कनेक्टेड है हमारी साइंस के फ्लो ऑफ टाइम से। हम टाइम सीक्वेंस को उसी ऑर्डर में एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों हम सिर्फ पास्ट को याद करते हैं, फ्यूचर को नहीं? इसको समझने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा। असल में इसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी और क्वांटम इंटेग्रलमेंट शामिल होते हैं। दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम टाइम पर ज़्यादा ध्यान दें, उस फैसिनेटिंग डायमेंशन पर जो डिजर्व करती है। ये एक फैसिनेटिंग डायमेंशन है जिस पे दोस्तों हमको डीपली सोचना पड़ेगा।